ये अध्याय 17 हमें शुरू करना था। गश्तें और घेराबंदियां। यहाँ से भी आपका जो देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहले क्वेश्चन का, जब भी कोई चैप्टर पढ़े तो क्वेश्चन का मॉडल बता दिया जाए, कैसा क्वेश्चन बनता है, तब उस चैप्टर को अब पढ़ाया जाए। आपका पहले तो अध्याय वाइज भी आपका पूछ लिया जा रहा है कि गश्तें और घेराबंदियां यानी कि पेट्रोल्स एंड पिकेट आपका किस चैप्टर में है, तो 17 में। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि गश्त के नियम क्या हैं, 6 बिट सिस्टम एक है, तो 6 बिट सिस्टम क्या है वो हम बताएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन बना है कि सामान्यतः जो गश्त लगाई जाएगी आपका सड़कों पर, या फेरे लगाए जाएंगे, या पेट्रोलिंग होगी, वह कौन सा पुलिस करेगा सामान्यतः। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि घेराबंदी आपका कितने पुलिस वाले कितने पुलिस वाले मिलकर करेंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन आपका बनता है। तो 6 बिट सिस्टम भी आपका गश्त का जानना है, गश्त कौन करेगा, और आपका घेराबंदी कितने पुलिस वाले मिलकर करेंगे। ये 3 क्वेश्चन इधर से ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए आपका 190 पैरा देखा जाए, सड़क पर गश्त लगाने के नियम क्या हैं। तो निम्नलिखित नियम सड़कों के फेरे लगाने को प्रशासित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बनता, अंडरलाइन कर लीजिए कि सामान्यतः जो सड़कों पर गश्त होती है वह किस पुलिस द्वारा होती है सामान्यतः, तो सिविल पुलिस द्वारा, या स्वरोही द्वारा, कि सशस्त्र पुलिस द्वारा। अगर पूछे सामान्यतः दे दे किसके द्वारा, तो क्या मार कर आएंगे, सिविल पुलिस द्वारा। अब इसके बाद विशिष्ट विशेष परिस्थितियों में गश्त के लिए आर्म्स फोर्स यानी कि सशस्त्र पुलिस और माउंटेड फोर्स यानी कि घुड़सवार पुलिस भी लगाई जा सकती हैं। लेकिन जनरल रूल किसका है, सामान्यतः कौन आपका करता है, तो आपका जवाब रहेगा ये सिविल पुलिस। अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जा चुका है। फिर विशेष परिस्थितियों में किसे लगाया जाएगा, अगर मान लीजिए नया क्वेश्चन बन गया, तो सशस्त्र पुलिस और अश्वरोही। इसके बाद आपका 6 ग्राम के चौकीदार प्रयोग नहीं किए जा सकते। इसके बाद आपका मने आपका 191 सड़क गश्ती दल के कर्तव्य, तो ये भी आपका छोड़ सकते हैं। फिर आपका 192 भी छोड़ सकते हैं, 193 भी। फिर आपका क्वेश्चन पढ़िएगा पैरा 194, 194 से फिर आपका कह सकते हैं कि पैरा 194 से चांस हैं। यहाँ जो पूछा जाता है गश्त लगाने की 6 फेरों की पद्धति यानी कि 6 बिट सिस्टम कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा पैरा 194 में गश्त लगाने की 6 फेरों की पद्धति दी गई है। 6 बिट सिस्टम आपका कहा जाता है। ये पूछने का चांस है 6 बिट सिस्टम आपका किस पैरा में दिया गया है, अंडरलाइन कर लीजिए 194। तो वैसे अंदर से तो कभी नहीं पूछा गया, लेकिन एक बार जान लीजिए कि गश्त लगाने की 6 फेरों की पद्धति का मतलब क्या है। तो इसका विशेष लक्षण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक 6 में 2 रात का विश्राम मिलना चाहिए, यानी कि लगातार रात में ड्यूटी न लगाई जाए। 6 रात में आपका 2 रात का पुलिस वालों को क्या दिया जाए, विश्राम। जहां दिन में फेरे में ड्यूटी पर सदैव एक व्यक्ति होना चाहिए, तो रात में कम से कम कितने पुलिस वाले गश्त करेंगे, 2। ये हो सकता है पूछ ले कि दिन में कम से कम कितने पुलिस वाले गश्त करेंगे सड़कों पर, 1। और रात में कितने करेंगे, कम से कम 2। रात में 10 बजे से लेकर और प्रातः कितना, 6 बजे तक। और यह कि एक व्यक्ति को एक बार में रात्र में 4 घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहिए
यानी कि रात में भी अगर ड्यूटी लगती है तो एक पुलिस वाले की अधिकतम गश्त करने की कितने घंटे ड्यूटी लगाई जानी चाहिए? 4। यानी कि फिर एक बार देखिए, अंदर से अगर पूछे तो उसको समझिए 6 बिट सिस्टम इसी को कहते हैं कि 6 रात में 2 रात विश्राम दिया जाएगा और आपका 4 रात में ड्यूटी गश्त की लगाई जा सकती है। दिन में गश्त करना है तो दिन में आपका कम से कम एक पुलिस वाला गश्त पर निकलेगा और रात में कितने निकलेंगे? आपका कम से कम 2। रात में 10 बजे से 6 बजे तक आपका गश्त होगी, रात्रि गश्त। और एक पुलिस वाले को कितने घंटे गश्त के लिए लगाया जाएगा? रात में 4। इसका ज़्यादातर वायलेशन ही होता है, चाहिए तो चाहिए में चाहिए हो जाता है, पूरा रात भर ड्यूटी आपका करिए ये कह दिया जाता है। जैसे 10 बजे से लेकर और 4-4 घंटे की नहीं, नियम तो है कि भाई 4 घंटा लगाना चाहिए, तो रात भर गश्त में ड्यूटी लगा देते हैं कि पुलिस वाले जाएं और रात भर क्या करें? गश्त करें। तो ये भी आपका, इसके बाद 195 आपका पूछा जाता है कि नाकाबंदी के समय की जाने वाली कार्यवाहियाँ। तो अगर घेराबंदी करनी है, नाकाबंदी करनी है, या आपका कह सकते हैं कि आपका बैड कैरेक्टर वाले जो लोग हैं उनकी देख रेख करनी है, तो एक पुलिस वाला करेगा नाकाबंदी की 2 पुलिस वाला? बस यही क्वेश्चन बनता है कि कम से कम कितने पुलिस वाले मिलकर आपका नाकाबंदी या घेराबंदी करेंगे? तो कम से कम कितना? 2। बस यही अंडरलाइन करिए, घेराबंदी या नाकाबंदी तो कम से कम कितने पुलिस वाले? 2 पुलिस वाले। फिर याद रखिए, गश्ती में भी याद रखिए, दिन में एक पुलिस वाला, रात में कितना? 2। अब आइए अध्याय 18। अध्याय 18 से कम क्वेश्चन बनता है, पूरा पैरा नहीं पढ़ना है इधर। अध्याय 18 विशेष रक्षक गारद और अतिरिक्त पुलिस। इसमें जो आपका पढ़ना है, कह सकते हैं कि छोड़ छोड़ के पढ़ना है। यानी कि इधर की जो पैरा है आपका विशेष रक्षक गारद और अतिरिक्त पुलिस आपका, इसमें आपका 207 पैरा निकालिए, 207। अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति। तो अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति के लिए आपका जो जाना पड़ेगा, पूछा जाता है आपका कि अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति किस सेक्शन के तहत की जाती है? तो फिर एक बार याद रखिए, सेक्शन आपका कह सकते हैं जो पढ़ना है 13, 14, 15। 13 में मांग की जाती है, 14 में स्वतः लगाई जाती हैं और 15 में अगर डिस्टर्ब एरिया है, विक्षुब्ध क्षेत्र है, यानी कि डिस्टर्ब एरिया है, तो अतिरिक्त पुलिस बल की क्या की जाती है? नियुक्ति। और उस अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति का जो खर्चा होता है वह किससे वसूला जाता है? 15A में। तो उसका खर्चा मैं बता दूं, नहीं, 15 में उसका खर्चा वहाँ के निवासियों से ही वसूला जाएगा। फिर एक बार याद रखिए, तो धारा 15 में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति होती है और उसी के बारे में आपका प्रावधान किया गया है किस पैरा में? 207 में। ये भी कम ही चांस है आपका, इधर से आप छोड़ दीजिए, आपका पूछा नहीं जाता ये चैप्टर। हाँ, अगला चैप्टर आपका एक क्वेश्चन बनता है, अध्याय 19 भगोड़े अपराधी के बारे में। यहाँ फरार अपराधी, उद्घोषित अपराधी या भगोड़ा अपराधी, इसके लिए पूरी तरह आप सीआरपीसी पर डिपेंड रहेंगे, फिर आपका रहेंगे डिपेंड आपका आईपीसी पर, और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा अध्याय आपका 19 पर
क्वेश्चन का पहले मॉडल देखा जाए, कैसे कैसे क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन जो यूपी एपीओ में बना है कि मफरूफ या भगोड़ा या फरार या उद्घोषित अपराधी के बारे में किस पैरा से किस पैरा तक प्रावधान किया गया है। तो भाई पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब जिस धारा से बन जाए वो तो हम बताएंगे ही आपका। तो 215 से लेकर 222 ये रट कर जाइएगा। 215 से कहाँ तक? 222 ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है मफरूफ या भगोड़े अपराधी को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो पैरा 216 मारेंगे। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भगोड़े अपराधियों के कितने वर्ग होते हैं, कितने क्लाज होते हैं। तो अगर वर्ग पूछे 2 मारिएगा, वर्ग ए और वर्ग बी। अब जो क्वेश्चन बनता है वर्ग ए में कौन भगोड़े अपराधी रखे जाएंगे, वर्ग बी में कौन रखे जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन बना है कि भगोड़े अपराधियों का नाम भगोड़े अपराधियों के रजिस्टर से कौन काट सकता है, आदेश दे सकता है काटने का, और वह कंडीशन भी बनी है। यानी कि किस परिस्थिति में सतर्क रहना है। यहाँ से मैं फिर बता दूं, एक क्वेश्चन हमेशा बनता है इस चैप्टर से, और प्रयास करिए कि जितनी चीज़ें इस चैप्टर में बताया जाए 215 पैरा से लेकर और 222 तक ये याद रखिए। पिछला चैप्टर छोड़ दीजिएगा, अध्याय आपका 18 छोड़ दीजिए, 19 से क्वेश्चन एक बनता है। अब याद करना पड़ेगा, हम तो बताएंगे ही। सबसे पहले आपका रेगुलेशन न पढ़कर आपका सीआरपीसी और आपका जो पढ़ना है आईपीसी पढ़ना है। सीआरपीसी का सेक्शन 82 पढ़ना है और 82 में क्लाज 1 पढ़ना है मुख्य रूप से, और क्लाज 4। इसी के साथ आईपीसी का सेक्शन 174 ए पढ़ना है, सुबह भी पढ़ाया गया था 174 ए। अब एक एक करके देखिए। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति का मतलब पहले जानिए, चाहे वह अभियुक्त हो, चाहे विटनेस या साक्षी हो, या श्योरिटी या गारंटर या प्रतिभू या जमानतदार कहिए हो, अगर उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था और वह अपने को छुपा रहा है या फरार हो गया है और गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी दशा में जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था अब लिखित में एक उद्घोषणा जारी कर सकता है जिसका प्रकाशन होगा, और उद्घोषणा में ये समय और स्थान बता सकता है कि इस समय स्थान पर तुम हाजिर हो जाओ, और जो समय दिया जाएगा वह उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से कितने दिन बाद का ही होगा, 30 दिन बाद का। यानी कि 30 दिन या उससे कम का नहीं होगा, 30 दिन के क्या होगा, बाद का। अब समस्या इसी को आपका उद्घोषित अपराधी पुलिस एक्ट रेगुलेशन हमें मानता है। अगर उस समय के अंदर वह व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ तो अब वह एक नया अपराध कर बैठा, और वह अपराध है 174 AIPC, और वह 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंड का भागी होगा। 2005 में सीआरपीसी की धारा 82 में खंड 4 और 5 जोड़ा गया। खंड 4 के तहत दूसरी बार प्रोक्लेमेशन का प्रावधान किया गया है। उद्घोषणा का दूसरी बार जो उद्घोषणा होगी वह केवल और केवल आपका अभियुक्त के खिलाफ होगी,
सभी अपराधों में नहीं, 19 गंभीर अपराध दिए गए हैं उसी में। तो अब जो जिन व्यक्तियों के खिलाफ धारा सीआरपीसी की, हाँ एक कोरिलेट यहाँ छूट गया आपका, अगर 82(4) के तहत उद्घोषणा की गई और समय के अंदर हाजिर कोर्ट में नहीं हुआ तो आईपीसी की धारा 174 ए के तहत, 174 ए के तहत अब दंड की मात्रा बढ़ेगी, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। जो अपराध किया था उसके लिए तो मुकदमा चलेगा, ये एक नया अपराध कर बैठा समय के अंदर न आने के कारण, इसका भी मुकदमा क्या किया जाएगा, लाद दिया जाएगा, ये भी अलग मुकदमा चलेगा उस पर। अब अगला पॉइंट आइए, जहाँ जहाँ उद्घोषित अपराधी हैं सीआरपीसी में एक जगह आप एकत्र कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या नियम हैं। तो पहला आपका सीआरपीसी की धारा 41 देखना है। अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को अपराधी उद्घोषित किया है या राज्य सरकार ने किया है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं, पहला फरार अपराधी। दूसरा 43 देखना है कि प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसे भगोड़े को क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार। फिर 73 पढ़ना है कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी ऐसे भगोड़े को गिरफ्तार करने हेतु गिरफ्तारी का वारंट क्या हो सकता है, जारी। तो कौन कौन सी धारा में मुख्य रूप से भगोड़ा आ गया, आपका कह सकते हैं कि आपका 41 में, फिर आपका 43 में, फिर 73 में, एक धारा और पढ़िएगा 299। अगर अभियुक्त अपराध करके फरार हो गया है और जल्दी मिलने की संभावना न हो तो बिना अभियुक्त की उपस्थिति में ही उसके खिलाफ साक्ष्य लिया जा सकता है कि नहीं, लिया जा सकता है। भाई कितना दिन इंतजार करेंगे, 10 साल, 5 साल, 2 साल, नहीं आया तो एविडेंस लेना क्या करिए शुरू। तो कौन सी धारा है, 299। अब आइए आगे पढ़ा जाए आपका, फिर एक बार देखिए क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी जरूरी है पैरा पढ़ने से पहले। देखिए आपका जब एक क्रम से चलना है, उद्घोषणा भगोड़े की तभी की जा सकती है जब उस व्यक्ति के विरुद्ध आपका, यानी कि जब उस व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया हो। यानी कि उद्घोषणा किस पर निर्भर करती है, तो गिरफ्तारी के वारंट पर करती है। और आपका इसका मतलब ये हुआ कि उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब पहले क्या जारी किया गया हो, गिरफ्तारी का वारंट। अब आपका नियम आगे ये बताता है कि पुलिस को ये चाहिए कि न्यायालय से एक ही दिन में तीनों आदेश जारी करा लें, यानी कि सुबह गिरफ्तारी का वारंट, फिर न्यायालय से मांग करें उद्घोषणा दोपहर में, और शाम आते आते कुर्की का आदेश पा लिया जाए। ये पुलिस को प्रयास करना चाहिए कि तीनों आदेश एक दिन में जितना जल्दी हो सके क्या किया जाए। तो ज़्यादा गंभीर मामला रहता है तो सब एक ही दिन में हो जाता है, और सामान्य मामलों में कई महीने लग जाते हैं, ये भी याद रखिए। अगर कोई मामला गंभीर है तो देखे होंगे कि एक ही 2 दिन में क्या हो जाती है, उद्घोषणा भी और कुर्की भी हो जाती हैं। तो ये संभव है कि नहीं, संभव है। अब आइए आपका, अब पैरा वाइज चला जाए, इतना मैंने ये जरूर याद रखे तभी पैरा समझ में आएगा। पैरा 215, अपराध करके भागे हुए व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा एवं कुर्की। तो जब कभी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी
या सीआरपीसी के अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करने वाला अधिकारी संतुष्ट है कि एक व्यक्ति जिसे वह उस संहिता की धारा माने सीआरपीसी की धारा 41 के अधीन गिरफ्तार करने के लिए सशक्त है, फरार हो गया है या अपने को छुपा रहा है जिससे कि वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता हो, तो वह अधिकारिता रखने वाले न्यायालय से बार बार गिरफ्तारी के लिए वारंट के लिए सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत एक घोषणा तथा 83 के अंतर्गत कुर्की के लिए निवेदन कर सकता है। हजूर बार भाग जा रहा है तो वारंट से कोई मतलब नहीं है, वारंट तो आप जारी ही किए हैं। अब धारा 82 सीआरपीसी में क्या करिए उद्घोषणा और 83 में क्या दीजिए कुर्की का आदेश। सेम आपका जो सीआरपीसी 82 में लिखा गया पहला पॉइंट वहीं इसमें भी लिखा गया, दूसरी चीज नहीं है, ज़्यादा वर्ड वही है कि फरार हो गया है या क्या हुआ है, छिपा रहा है जिससे कि गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन। तो इसमें भी वही लिखा है, उसको दूसरी भाषा में लिख दिया कि इसके कारण वह गिरफ्तार नहीं हो रहा है, उसी को लीगल भाषा में लिखा गया है कि वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। सेम बातें हैं। अब आगे आइए, तो ये सभी प्रार्थना पत्र किसी विशिष्ट मामले में यथासंभव यथासंभव शीघ्रता से देना चाहिए और हो सके तो एक के बाद एक ही दिन में तीनों आदेश क्या करने चाहिए प्राप्त। तो अभी हमने बताया कि सुबह क्या निकलवा ले पुलिस वाले गिरफ्तारी का वारंट, दोपहर आते आते क्या करवा दे उद्घोषणा 82 और तीसरा पहर आते आते 83 यानी कि कुर्की का आदेश और चौथा पहर आते आते जाकर आपका अभियुक्त की चल अचल संपत्ति को क्या कर लिया जाए कुर्क। क्या एक दिन में तीनों आदेश निकाले जा सकते हैं कि नहीं? निकाले जा सकते हैं। मांग करना चाहिए पुलिस को, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये पैरा 215 बता रहा है ये कि एक ही दिन में जल्दी से जल्दी हो सके तो क्या करिए मांग। अब आइए 216 पैरा मफरूर 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 अपराधी या भगोड़ा अपराधी या फरार अपराधी या युद्ध घोषित अपराधी। तो बस दो क्वेश्चन बनता है कि फरार या भगोड़ा या उद्घोषित उर्दू में मफरूर कहा जाता है। मफरूर अपराधी की परिभाषा आपका किस पैरा में दिया गया है? याद रखिए 215। मफरूर अपराधी कौन होगा? तो बताइए, भगोड़े की घोषणा सीआरपीसी की धारा में की जाती है 82 में कि 83 में? 82 में। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ क्या किया गया है 82 के तहत सीआरपीसी उद्घोषणा, वही व्यक्ति 216 में क्या कहलाएगा? आपका मफरूर अपराध। एक लाइन जिसके साथ किस कौन सी धारा के तहत उद्घोषणा 82, वही क्या कहलाएगा? मफरूर अपराधी। कौन सा पैरा है? तो 216। 217, ये 17 भी महत्वपूर्ण है। मफरूर का वर्गीकरण। भगोड़े अपराधियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाएगा, वर्ग क और वर्ग ख। ये भी क्वेश्चन बना है कि भगोड़े अपराधियों को कितने वर्ग होते हैं? दो वर्ग होते हैं। 217 भी पूछा गया है, वर्ग ए और वर्ग बी। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है अंदर जाकर बन सकता है, वर्ग ए में किन भगोड़ों को रखा जाएगा, वर्ग बी में किन भगोड़ों को रखा जाएगा? सतर्क रहिएगा। वर्ग ए में या वर्ग क में वे सभी भगोड़े आएंगे जिनका नाम, जाति, निवास तथा पूर्ववृत्त संदेह, पूर्ववृत्त माने पूर्व चरित्र संदेह की सभी संभावनाओं से प्रमाणित किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग ए में उन भगोड़े अपराधियों को रखा जाएगा जिनका नाम, पता, जाति
और पूर्व चरित्र आपका निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है। और जिनका नाम ओम और पूर्व चरित्र अनिश्चित है उनका किस में वर्ग में रखा जाएगा? बी में। तो जिनका नाम पता आपका निश्चित उनको वर्ग ए, और जिनका नाम पता अनिश्चित उनको वर्ग किस में? बी। एक लाइन में याद रखिए, नाम पता ज्ञात है तो वर्ग ए, नाम पता अज्ञात है तो वर्ग बी। बस इतना याद रखिए। अब आइए 218 आपका, पुलिस थाने में भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर फार्म नंबर पूछा जाता है कि भगोड़े अपराधियों का जो रजिस्टर होगा उसका पुलिस फार्म संख्या कितना होगा? तो 214 है। अंडरलाइन करिए भाई, बेर एक पर ही अंडरलाइन करते रहे, क्योंकि लास्ट में आप रिवीजन करेंगे तो पोथी पतरा नहीं, बेर एक पर अंडरलाइन करते रहिए। आपका 214 याद रखिएगा, ये किस पैरा में है? आपका 200 आपका 18 में। संगे असंगे सभी का नाम आपका एक ही में लिखा जाएगा, फिर अलग अलग कर दिया जाएगा आपका, कह सकते हैं। तो इसके बाद आपका पूछा जाता है 219 पैरा, लोक अभियोजक द्वारा मुख्यालय पर भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर रखा जाना, यानी कि जो सरकारी वकील हैं वह अपने पास एक रजिस्टर रखेंगे भगोड़े अपराधियों का, जो आपका कह सकते हैं कि जिसमें वे नाम होंगे उन भगोड़ों का जो जिले में विचारण के योग्य हैं, यानी कि सरकारी वकील या पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जितने जिले में भगोड़े अपराधी होंगे उनका एक रजिस्टर रखेंगे जो उस जिले में विचारण के योग्य हैं और अपराध करके क्या हो चुके हैं? फरार। पुलिस तो रखेगी ही, पर पुलिस फार्म नंबर 214 में दो वर्गों में बांट के रजिस्टर को, लेकिन लोक अभियोजक का भी कर्तव्य है ये पूछा जाता है तो 219। और इसके बाद आपका 220, 221 और 222। वैसे ज़्यादातर आपका भले 222 छोड़ दीजिएगा लेकिन 220 पूछा जाता है और 221 पूछा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, बहुत ज़्यादा बार किया है। मैं फिर बता दूं, ये जो पैरा 220 है, 221 है, 22 छोड़ सकते हैं, ये कई बार रिपीट किया है, गलत ना हो। 2 बार मैं बताऊंगा, प्रयास करिए याद करने का। देखिए आपका 220 पहला तो ये बनता है, भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़े अपराधी का नाम कौन कौन निकाल सकता है? बिना पैरा का पूछ ले दे दे, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन बिना पैरा के, तो दोनों मार कर आइए। क्या मारेंगे इस मॉडल में? दोनों। दूसरा मॉडल बनता है, एसपी किस में आदेश दे सकते हैं? तो पैरा 220 में। और डीएम किस में आदेश देते हैं? पैरा 221। भाई ये भी पूछा गया है, पहले एसपी उसके बाद क्या है? डीएम। तो फिर एक बार बताइए, एसपी किस में आदेश देते हैं? आपका 220। और डीएम किस में आदेश देंगे? 221। ये याद रखना है। एसपी कब आदेश देंगे? ये हमेशा पूछा जाता है अंदर जाकर कि पुलिस अधीक्षक कब पुलिस अधीक्षक आदेश दे सकेगा कि भगोड़े रजिस्टर से भगोड़े अपराधी का नाम काट दिया जाए। तो आप सतर्क रहेंगे। नकारात्मक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कब आदेश नहीं दे सकता, सतर्क रहना है। या कब आदेश, ज़्यादातर जो मॉडल बना है किस परिस्थिति में आदेश दे सकता है, तो वह हम परिस्थिति अभी बता रहे हैं। लेकिन जो शुरुआती दौर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं
वह तो जरूर याद रखिए। ये क्वेश्चन बनता है ज़्यादा, थोड़ा सतर्क रहिएगा। देखिए पैरा आपका 220 आई है। भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़े का नाम निकालने का पुलिस अधीक्षक का अधिकार। तो अधीक्षक निम्नलिखित किसी कारण से आदेश दे सकते हैं कि भगोड़े अपराधियों का नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाए। यही आधार अंदर जाकर पूछा जाता है कि एसपी साहब कब आदेश दे सकते हैं। तो पहला आपका हो गया जब उस भगोड़े की गिरफ्तारी हो जाए, यानी कि फर्स्ट दे देगा गिरफ्तारी। तो जब गिरफ्तारी हो गया तो कोई मतलब नहीं है, उसका नाम भगोड़े रजिस्टर से अब क्या किया जाए, काट दिया जाए। दूसरा निश्चित मृत्यु, यानी कि जब एसपी साहब को लग गया कि जो भगोड़ा अपराधी हैं उसकी मृत्यु क्या हो गई है, निश्चित तौर पे कोई उसमें शक शुबहा नहीं है, तब नाम निकाल लिया जाए। क्योंकि मरे हुए लोगों को बुलाकर और आपका ट्रायल तो किया नहीं जाएगा। रटते रहिए, पहला क्या था, कब निकालने का आदेश देंगे, गिरफ्तारी। दूसरा आधार क्या है, निश्चित मृत्यु। तीसरा देखिए जब सभी मुख्य साक्षियों की मृत्यु या लापता होने के कारण और सीआरपीसी की धारा 299 के अंतर्गत कार्यवाहियों के अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से भगोड़े अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य सफलतापूर्वक अभियोजन के लिए अपर्याप्त पाया जाता है। इसका मतलब कि जितने मुख्य मुख्य गवाह थे या तो अब लापता हो गए हैं या मर गए हैं, और इसके कारण भगोड़े के खिलाफ सी 299 के तहत भी कार्यवाही संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गवाह है नहीं, और 299 के तहत हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करके भाग गया है, मिलने की जल्दी संभावना नहीं है, तो उसके खिलाफ गवाही ली जा सकती है। लेकिन यहाँ तो मुख्य मुख्य गवाही क्या हो गए हैं, मर गए हैं या क्या हो गए हैं, लापता। तो एसपी साहब के आदेश से भगोड़े रजिस्टर से उस भगोड़े का नाम क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। अगला चौथा खंड महत्वपूर्ण है कि भगोड़े अपराधी के जीवित होने के विषय में अंतिम बार सुने जाने के बाद जब वह वर्ग क का भगोड़ा है तो 30 वर्ष बीत गया है, और ख का भगोड़ा है तो 5 वर्ष। ये अंडरलाइन करिए, ये भी खूब पूछा जाता है। यानी कि अब फिर बैक होना है आपका 217 पैरा में। 217 पैरा बताता है 217 कि भगोड़े अपराधियों का दो वर्ग होगा, वर्ग ए और वर्ग बी। वर्ग ए में कौन रखे जाएंगे, भगोड़े जिनका नाम, पता, जाति और पूर्व करेक्टर निश्चित है कि अनिश्चित, निश्चित, और अनिश्चित वाले किस में, बी में। तो अगर वर्ग ए का भगोड़ा था और पिछले कितने सालों से उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया, तो 30 साल, तो एसपी आदेश दे सकते हैं कि इसका नाम अब रजिस्टर से क्या किया जाए, हटाया जाए। और अगर वर्ग बी का भगोड़ा था तो कितने साल पिछले साल से नहीं सुना गया है, 5 साल। यही गलती होती है, फिर हम बता रहे हैं। वर्ग ए का भगोड़ा है तो पिछले कितने साल से नहीं सुना गया है, 30 साल। और वर्ग बी का है तो पिछले 5 साल। तो कौन 221 में आदेश देंगे कि इसका नाम हटाया जाए, पुलिस अधीक्षक। अब यहाँ आप तो एक देता है उपर्युक्त सभी, तो ज़्यादा चांस है उपर्युक्त सभी वाला, लेकिन एक भरमा देता है कि कब पुलिस अधीक्षक भगोड़े अपराधी के रजिस्टर से भगोड़े अपराधी का नाम काटने का आदेश नहीं दे सकते। अब ये 4 ऑप्शन देगा।
आपका 3 तो एकदम सही रहेगा। चौथा जो ऑप्शन देगा वह हो सकता है दे दे कि ऐसे वर्ग ए का भगोड़ा है और पिछले 20 वर्षों से उसके बारे में सुना नहीं गया, तो यही गलत है, क्योंकि 20 नहीं बल्कि क्या होना चाहिए 30। भाई 30 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है 20। जैसे कौन सी उपहति घोर उपहति नहीं मानी जाएगी, उसमें भी कितना आपका देता है 15 दिन तक 15 दिन तक अपने सामान्य काम काज को करने में असमर्थ रहा, तो ये घोर उपहत नहीं। वहाँ समय कितना है कम से कम 20। 320 में कितना लास्ट पॉइंट बताता है 20 दिन। इसको एविडेंस से जोड़ लीजिएगा। अलग नियम ये चल रहा है। एविडेंस की धारा 107 और 108। 107 में जीवित होने की उपधारणा तो पिछले कितने साल सुना गया था 30 साल 30 ईयर, तो आज भी लिविंग या उत्तरजीवी माना जाए। और पिछले कितने साल से नहीं सुना गया है तो माना जाएगा मर गया, तो 7 साल 108। मृत्यु की उपधारणा की जाएगी कि मृत्यु के समय स्थान और तिथि की, तो केवल मृत्यु की। समय स्थान तिथि को साबित करना पड़ेगा, तो कौन साबित करेगा? जो न्यायालय से कहता है कि इस तारीख को मरे। केस इस पर याद रखिएगा 107 108 सर। मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली। मृत्यु की उपधारणा की जाएगी मृत्यु के टाइम की नहीं। रट कर जाइएगा, खूब रिपीट करता है, मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का। अब आइए 221 पैरा देखा जाए। भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़े का नाम निकालने का डीएम या जिलाधिकारी का अधिकार। तो जिला मजिस्ट्रेट जब कभी यह विचार करे कि अपराध के महत्वहीन होने के कारण भगोड़े अपराधी की तलाश जारी रखना अनावश्यक है, तो वह अपने जिले में विचारण योग्य किसी अपराधी का नाम रजिस्टर से निकालने का आदेश दे सकता है, यद्यपि पूर्व पैराग्राफ में उल्लिखित शर्तें पूरी न हुई हो। इसका मतलब कि पैरा 220 में एसपी के लिए जो शर्तें बताई गई थी, भले वे शर्तें पूरी न हो, डीएम साहब आदेश दे सकते हैं कि भगोड़े रजिस्टर से इस भगोड़े का नाम हटाया जाए, लेकिन किस आधार पर? अपराध के महत्वहीन होने के आधार। यानी कि पहले ये सब अपराध महत्व रखते थे, लेकिन वर्तमान में ये सब अपराध तुच्छ प्रकृति के माने जाते हैं आपका, और इसकी कोई शिकायत नहीं करेगा। अतः ऐसी दशा में अपराध करके भागा है, तो ये सब नाम क्या किया जाए? उसका हटा दिया। बस एक लाइन याद रखिए, किस आधार पर यह आदेशित करेंगे, अंडरलाइन करिए। तो अपराध के महत्वहीन होने के आधार पर। एसपी अलग आधार है। एसपी का आधार तो भाई एसपी इसलिए देते हैं कि गिरफ्तार हो गया, निश्चित मृत्यु हो गया, मुख्य साक्षी मर गए। वर्ग ए में आता है तो पिछले कितने साल तक नहीं सुना गया 30 साल। वर्ग बी में आता है तो पिछले 5 साल। तो डीएम के लिए सब मतलब नहीं है। बस एक आधार है कि डीएम के राय में उस अपराध का महत्व बढ़ गया है कि अब पूरा घट गया है, महत्वहीन हो गया। अगला देखिए, किंतु प्रतिबंध यह है कि वह ऐसे किसी अपराधी का नाम नहीं निकालेगा जिसका अपराध अनन्य रूप से कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा या जिला मजी नहीं सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यानी कि डीएम पर प्रतिबंध भी लग गया कि आपका सत्र न्यायालय में जिन अपराधों का विचारण चल सकता है, उन अपराधियों का नाम फरार अपराधियों के रजिस्टर से निकालने का आदेश डीएम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं दे सकते।
भाई सत्र न्यायालय में विचारण योग्य मामला न हो तो कहाँ मामला विचारण योग्य हो? मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में। अगला देखिए, इसके बाद आपका जब एक बार नाम निकाल दिया गया तो सामान्यतः आपका कह सकते हैं कि बिना डीएम के स्वीकृति के उस अपराध के लिए उसका उस अभियुक्त पर मुकदमा नहीं चलेगा। ये सेकंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ में है। अब 222 भगोड़े अपराधी का नाम मफरूफ रजिस्टर में अभिलिखित करना। ये कम पूछा जाता है। अगला अध्याय देखिए आपका। अब अगला अध्याय से भी आपका क्वेश्चन 1 या 2 बनेगा। ये एक क्वेश्चन आपका अगले अध्याय से भी बनता है। यही लास्ट एक अध्याय है जो अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद से आपका और छांट छांट के पढ़ना है। यानी कि बैड करेक्टर वाले लोग, बुरे चरित्र वाले लोग, हिस्ट्री सीटर लोग, या जो आपका बुरे चरित्र वाले हैं, बैड करेक्टर वाले हैं, तो बैड। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि बैड जो करेक्टर वाले लोग हैं उनको कितने वर्गों में बांटा जाता है। ये पहला क्वेश्चन बना था पिछली बार। 2 वर्ग उनके भी हैं, वर्ग क वर्ग ख। तो 2 मार्कर आइए। वर्ग ए में कौन रखे जाएंगे दुष्चरित्र, और वर्ग बी में तो एक में वे रखे जाएंगे जो सुधार के योग्य हो, और एक में वे रखे जाएंगे जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश न हो। यानी कि एक में कुत्ते की दुम वाले रहते हैं जो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो जो सुधार के योग्य हैं उनकी निगरानी अधिकतम कितने दिनों तक? 2 साल तक। और जो नालायक हैं जिंदगी भर, ये कहिए नालायक, जो सुधर ही नहीं सकते, हैबिचुअल अफेंडर हैं, ये दोनों हैबिचुअल हैं, लेकिन एक सुधार के योग्य है और दूसरा सुधार के क्या हैं? अयोग्य। भी हम बताएंगे। तो यही क्वेश्चन बनता है कि जो सुधार के योग्य नहीं हैं उनकी निगरानी सामान्यतः जीवन भर की जाएगी जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। लेकिन आपका जो सुधार के योग्य है उनकी कम की जाएगी। अगला, बैड करेक्टर वालों का चरित्र बनाया जाएगा, फाइल बनाई जाएगी, और आपका कह सकते हैं कि उनमें उनका नाम लिखा जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी। निगरानी से भी क्वेश्चन बनता है कि निगरानी कैसे की जाएगी। सर्विस लांस किया जाएगा। और निगरानी पर क्वेश्चन भी याद रखना है। केस भी खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। खड़क सिंह डकैत था, उसकी निगरानी की जाती थी। तो कौन सा केस याद रखना है? इसमें खड़क सिंह का हम बताएंगे। इसके बाद आपका जो फरार अपराध जो दुष्चरित्र होते हैं, तो पहले दुष्चरित्रों को पढ़ लिया जाए, बैड करेक्टर वालों को, और तब आपका और बातें देखी जाए। सबसे पहले बैड करेक्टर वालों को पढ़िएगा तो सीआरपीसी में पढ़िएगा। तो अगर कोई व्यक्ति बैड करेक्टर वाले लोग हैं तो 3 धाराएं पढ़िएगा। एक तो आपका 108 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत, यानी कि जो बुरे चरित्र के लोग हैं वे सदाचारी बने रहें, नैतिक बने रहें। 108 में संदिग्ध व्यक्तियों से नैतिकता के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूत 109 में सीआरपीसी, और जो आभ्यासिक अपराधी हैं जो बैड करेक्टर हैं उनके लिए की धारा में 110 में। तो जब ये चैप्टर पढ़िएगा
तो ज़्यादातर 110 का ही यूज होगा। हैबिचुअल ऑफेंडर, आभ्यासिक अपराधी, हमेशा बार बार वो क्या करता है, अपराध। तो एक अपराधी अभ्यासिक ऐसा होगा जो सुधार के योग्य होगा, लायक होगा, और एक बबुआ क्या होगा, नालायक। तो वही हम बताते हैं। इसके बाद आपका पैरा पढ़ना है। इसके बाद ग्राम अपराध नोटबुक एक रजिस्टर होगा थाने में, तो उसके किस स्तंभ में आपका हिस्ट्री सीटर या बैड करेक्टर वालों का नाम रहेगा। तो प्रयास ये करिए कि जो स्तंभ होते हैं 6, इसको तैयार करिए। हाँ, इसके बाद पूछा जाता है स्टार लगाने का, कि स्टार लगाया जाएगा तो वर्ग ए वालों के नाम के आगे कि वर्ग बी वालों के। तो आपका ये भी हम बताएंगे। स्टार आपका उनके आगे माने लगाया जाता है जो सुधार के योग्य तो हैं लेकिन खतरनाक हैं। तो ज़्यादा सुधार, स्टार का मतलब कि ज़्यादा देख रेख करिए, निगरानी क्या करिए ज़्यादा, कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, पुलिस का ये कार्य है। तो अब आइए शुरू किया जाए। इस चैप्टर से मैं बता दूं, एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। फिर हम बता देते हैं, एक तो फरार अपराधियों से रहता है और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से। लंबा चैप्टर है, देखिए 223 से लेकर 200 आपका 200 276। अब इसमें 15-20 पैरा तो भाई आधी मैंने याद तैयार ही करना पड़ेगा कम से कम। देखिए आपका 223 पैरा, ग्राम अपराध नोटबुक। तो ग्राम अपराध नोटबुक प्रत्येक थाने में रखा हुआ गोपनीय अभिलेख होता है, रिकॉर्ड होता है, जिसमें कि आपका प्रत्येक ग्राम के अपराध और अपराधियों के विषय में उसमें वर्णन रहता है। और थाने का प्रभारी अधिकारी उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। फिर आपका अगला, इसमें स्तंभ जो होते हैं वह स्तंभ भी याद रखना है कि इसमें कितने स्तंभ होते हैं, वो भी पूछा जाता है। या इसमें कितने भाग होते हैं वह भी पूछा जाता है। तो इसमें 6 भाग होते हैं, कहीं ऊपर लिख लीजिए। ग्राम अपराध नोटबुक में कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। अब आप एक काम और कर सकते हैं, कभी काल पूछा जाता है कि ये जो रजिस्टर होता है ग्राम अपराध नोटबुक, इसमें 6 खाने होते हैं, 6 भाग। तो किस भाग में क्या लिखा जाता है, ये भी कभी काल पूछ सकता है, मैंने पूछ सकता है। तो भाई प्रयास ये करिए कि एक चार्ट अलग से बना लीजिए। मैं बता रहा हूँ किस भाग में क्या क्या लिखा जाता है। ग्राम अपराध नोटबुक के कितने भाग होते हैं, 6। और 6 में क्या क्या लिखा जाता है, मिलाने के लिए आ सकता है। और ये पूछ सकता है कि हिस्ट्री सीटरों का उल्लेख किस भाग में होता है। तो एक एक सभी भाग लिखिए, सबसे अच्छा तरीका यही है। भाग 1 में आपका जनसंख्या आदि का विवरण, यानी कि गांव में भाग 1 में किस गांव की जनसंख्या कितनी है, किस गांव में कब कब बाजार लगते हैं, राजस्व के दिन क्या हैं, किस मुखिया कौन है गांव का, मुख्य किसान कौन है गांव का चौकीदार कौन है, और आप इत्यादि बातें भाग 1 में लिखी जाएंगी। मुख्य जातियां कौन है गांव में और मुख्य जनजातियां। तो भाग 1 में सामान्य बातें हो गई, आपका कौन सी जाति हैं, जनजातियां हैं, आपका बाजार राजस्व बाजार के दिन कौन है, मुखिया का नाम, चौकीदार कौन गांव का है, इत्यादि बातें भाग 1 में लिखी जाएंगी। यानी कि जनसंख्या आदि का विवरण। भाग ग्राम अपराध नोटबुक
के भाग 2 में, पैरा भी पढ़ते राजा भाई, पैरा, क्योंकि पैरा वाइज भी चलते राजा और आपका भाग वाइज, क्योंकि पैरा में ही भाग दिया है। तो पैरा 223 था, ग्राम अपराध नोटबुक। पैरा 224 भाग 1 में क्या लिखा जाएगा, तो जनसंख्या इत्यादि, इतना याद रखें। पैरा 225 भाग 2 में क्या लिखा जाएगा, संज्ञेय अपराधों की प्रविष्टियां, यानी कि गांव में कौन कौन से संज्ञेय अपराध ज़्यादा होते हैं उनका वर्णन किस भाग में रहेगा, ग्राम अपराध नोटबुक के 2। अब पैरा आपका 225, पैरा 226 आ जाइए। पैरा 226 आपका बताता है भाग 3 में, तो भाग 3 में किनका नाम या लिखा जाएगा, दोष सिद्धियाँ, यानी कि सजायावी, यानी कि गांव में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सजा पा चुके हैं, सजा याफ्ता हैं, दोष सिद्ध हो चुके हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं, एक सजा पा चुके हैं, तो ये किस भाग में लिखा जाएगा, 3 में। अब पैरा बढ़ते रहिए आगे, 226, पैरा 227 आ जाइए। पैरा 227 में भाग 4 में क्या लिखा जाएगा, तो धार्मिक त्यौहार और विवाद लिखा जाएगा कि गांव में कब कब धार्मिक त्यौहार निकलता है, कब कब धार्मिक त्यौहार निकला तो विवाद हुआ, टेलीफोन और रेलवे के तार कब काटे गए, या आपका कह सकते हैं दल संबंधी विवाद, रेलवे नहर, या संगठित अपराध जैसे पशु चोरी इत्यादि, तो ये किस में लिखा जाएगा, पैरा 227 में दिया गया है कि भाग 4 में क्या लिखा जाएगा, तो आपका त्यौहार से लेकर विवाद तक, यानी कि शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक, कहिए मोदी जी की भाषा में, और हम लोगों की भाषा में आपका धार्मिक त्यौहार से लेकर दल संबंधी विवाद इत्यादि। आ जाइए 228 भाग 5 हिस्ट्री सीट, यही आपका पूछा जाता है पैरा नंबर 228। तो क्वेश्चन जो ज़्यादा बनता है कि ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में हिस्ट्री सीटरों का या हिस्ट्री सीट का उल्लेख किया जाता है, अंडरलाइन करिए भाग 5, और पैरा पूछ ले तो 228। भाग 5 में हिस्ट्री सीटरों का नाम रहता है। अब देखिए भाग 5 भाई आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वर्ग भी हम बता देंगे, और ये आपका ये वर्ग ए और वर्ग बी क्यों बनाया गया उसका भी वर्णन करना है। यहीं से क्वेश्चन बनता है 200 पैरा 28, पढ़िएगा ठीक से। भाग ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 5 में इति वित्त पत्रक हिस्ट्री सीट आते हैं। ये निगरानी के अंतर्गत अपराधियों के पर्सनल रिकॉर्ड हैं, व्यक्तिगत अभिलेख हैं। हिस्ट्री सीट उन व्यक्तियों के लिए खोलना चाहिए जो आदतन अपराधी हैं या ऐसे जो है विचुअल ऑफेंडर हैं, कुत्ते के दुम हैं, वहीं आके रखे, मैंने एक बार अपराध किया उसका हिस्ट्री सीट न खोला जाए। किसके लिए हिस्ट्री सीट खोला जाए, जो क्या हैं, आदतन अपराधी हैं। तो आदतन अपराधी को हमने सीआरपीसी में जोड़ा था कि अगर आदतन अपराधी हैं तो सदाचारी बने रहो, इसके लिए गारंटी मांगी जा सकती है 110 सीआरपीसी। अगला देखिए, हिस्ट्री सीट उन व्यक्तियों के लिए खोलना चाहिए जो आदतन अपराधी हैं और ऐसे अपराधियों के प्रेरक हैं, यानी कि जो लोगों को क्या करते हैं बार बार अपराध करने के लिए, प्रेरक माने दुष्प्रेरक, अथवा जो आदतन अपराधी होने वाले हैं तो नहीं लेकिन मन क्या कर रहा है आपका बना हुआ है, या ऐसे अपराधियों के प्रेरक होने वाले हैं
कि चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे और कुछ लोगों को उकसा देंगे, तो इनके लिए हिस्ट्री सीट क्या करना चाहिए, खोलना चाहिए कि नहीं, इनका नाम लिख देना चाहिए भाग 5 में। तो नाम आ गया तो उसका काम क्या होगा, अब अगला देखिए। हिस्ट्री सीट दो प्रकार के होंगे, यही पूछा जाता है। हिस्ट्री सीट या बुरे चरित्र वाले लोगों का वर्ग बैड करेक्टर वाले लोगों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, 2 वर्ग। फरार अपराधियों का बता दीजिए, पैरा 217 में कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्ग। तो बुरे चरित्र वालों को, बैड करेक्टर वालों, हिस्ट्री सीटरों का कितना वर्ग है, 2, वर्ग ए और वर्ग बी। अब देखिए वर्ग ए में कौन आएंगे, वर्ग बी में कौन आएंगे, आपका बहुत महत्वपूर्ण है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वर्ग क या ए के हिस्ट्री सीट के अंतर्गत डकैत आते हैं, सेंध लगाने वाले यानी कि वही गृह भेदक, पशु चोर यानी कि वही आपका पड़वा और गैया को चुराने वाले, रेलवे मालगाड़ी डिब्बा चोर और उनके प्रेरक आते हैं। तो याद रखिए वर्ग क में कौन कौन, आभ्यासिक अपराधी, एक बार नहीं, फिर बता दूं, हिस्ट्री सीट का मतलब ये हुआ कि वो बार बार अपराध कर रहा है, एक बार नहीं, हैबिचुअल अफेंडर हैं, आदतन अपराधी, आभ्यासिक अपराधी। तो जो बार बार अपराध कर रहे हैं, तो वर्ग ए में कौन से अपराधी रखे जाएंगे, रट कर जाइएगा, जो बार बार डकैती करते हैं, बार बार गृह भेदन करते हैं, सेंध मारते हैं, पशुओं की चोरी करते हैं, या रेलवे मालगाड़ी डिब्बा से माल चुराते हैं, या इनके प्रेरक हैं, यानी कि स्वयं तो नहीं करते लेकिन चेले चपाटियों को क्या करते हैं, दुष्प्रेरित कर देते हैं। वर्ग ख में कौन आएंगे, तो वर्ग ख में वर्ग ए का पहले देख लीजिए, आपका कह सकते हैं वर्ग ए में जो आदतन अपराधी दिए गए हैं, इनसे सदैव यह आशा की जाती है कि ये अपने रास्ते में सुधार लाएंगे। यानी कि कौन से वर्ग के अपराधी हैं जो सुधार के लायक माने गए हैं या सुधार के योग्य, अपना रास्ता बदल देंगे, तो वर्ग ए। अब रट कर जाइए, वर्ग ए में कौन कौन है, तो डकैत हैं, इनसे भी सुधार की आशा की जाती है। दूसरा कौन है, सेंध मारने वाले गृह भेदक। तीसरा कौन है, पशुओं की चोरी करने वाले। और चौथा कौन है, रेलवे के मालगाड़ी के डिब्बे से माल चुराने वाले। और इन सब अपराधियों के जो प्रेरक हैं वर्ग ए में हैं, ये सुधार के योग्य हैं कि अयोग्य हैं, योग्य हैं। इसके बाद जितने हैबिचुअल अफेंडर रहेंगे, इन अपराधों के बाद जितने हैबिचुअल अफेंडर, आदतन अपराधी रहेंगे, उनको वर्ग बी में रखा जाएगा। और ये माना जाता है कि ये सुधार के योग्य नहीं है, यानी कि ये अपने रास्ते में सुधार लाएंगे कि नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। तो पैराग्राफ चेंज किया जाए, वर्ग ख से बताना है भाई। वर्ग ख हिस्ट्री सीट के अंतर्गत ऐसे परिपुष्ट और व्यवसायिक अपराधी आते हैं जो डकैती, सेंधमारी, पशचोर, रेलवे मालगाड़ी डिब्बे से चोरी करने वालों के अतिरिक्त हैं। तो इनके वर्ग ए के अतिरिक्त जितने हैं विचुअल अपराधी हैं, प्रोफेशनल अपराधी हैं, वह किस में रखे जाएंगे, वर्ग बी में। अगला देखिए, उदाहरण दिया है, जैसे ठग हो गया, अन्य दक्ष व्यक्ति जिनके लिए गुप्तचर विभाग ने आपराधिक फाइलें खोली हैं, विष देने वाले, पशुओं को विष देने वाले, रेलवे यात्री चोर, साइकिल चोर, दक्ष पॉकेट मार,
जालसाजी करने वाले यानी कि 420 वाले, सिक्का बनाने वाले, कोकीन और अफीम की तस्करी करने वाले, किराए के बदमाश और गुंडा, टेलीग्राफ तार को काटने वाले, आदतन अवैध शराब बनाने वाले और उनके प्रेरक आते हैं। इनकी आशा की जाती है कि ये कभी जीवन में सुधरेंगे कि नहीं, नहीं सुधरेंगे। तो इनकी निगरानी लंबी होनी चाहिए, कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। और जैसे ही लंबी देख ही रहे हैं, आपका निगरानी सरकार की एजेंसियां बढ़ा दी हैं, कौन कहाँ माल छुपा के रखा है, तुरंत बैंड बाजा बारात से क्या कर दे रही है, छापा। यानी कि अभी आप देखिए, यूपी में मिला पैसा 190 करोड़ रुपया यानी कि 2 अरब, बंगाल में मिल गया लगभग 50 करोड़ से अधिक, और अंत में महाराष्ट्र में मिल गया, उसमें भी 400 करोड़ लगभग मिलने के अभी चल ही रहा है। तो यानी कि जनता का पैसा ये लोग क्या किए हैं, दबोच के रखे हैं। तो अब पैसा जब मार्केट में नहीं रहेगा और वो पैसा डंप हो गया, तो ऐसे ही आपका मैं बता दूं, आपका मंदी आ जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी, तमाम चीज़ें। वो पैसा जनता के पास रहता, तो जनता के पास रहता तो खरीदारी जनता करती, और एक ही व्यक्ति लेकर कुंडली मार कर क्या कर रहा है, बैठ जा रहा है। तो अभी देखिए आपका और भी छापे पड़ेंगे लोगों के पास। तमाम लोग अभी कुंडली मार कर क्या किए हैं, बैठे हैं, सतर्क हो गए हैं लोग कि ईडी का अगला निशाना कौन होगा, कोई भरोसा नहीं है। सीबीआई का निशाना, आईटी एक्ट का निशाना, आईटी विभाग का निशाना। तो आगे देखिए आपका, दोनों वर्गों के हिस्ट्री सीट एक समान फार्म में रखे जाएंगे, किंतु वह जो ख वर्ग का होगा, उसके प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर लाल रूल से चिन्ह बना दिया जाएगा। यानी कि जो वर्ग ख में रहेगा, यानी कि जो सुधार के योग्य नहीं है, उसको चिन्ह बनाया जाएगा किससे, तो अरेस्ट ले लीजिए, अभी आपका चलेगा पुलिस एक्टिव भाई, अभी 15 मिनट बाद चलेगा आपका, रेगुलेशन ही चलेगा, आईपीसी चलेगा तब सोमवार से चलेगा, क्योंकि ये जल्दी समाप्त हो 2-3 दिन में, तो एविडेंस भी 3-4 दिन दोहराना पड़ेगा, क्योंकि आपका उधर यानी कि 21 को एग्ज़ाम है, तो मान के चलिए 19 तक तो कम से कम लोग पढ़ ही सकते हैं आपका, लेकिन इस समय का पढ़ा हुआ ज़्यादा काम करता है। मैंने इस समय का जो पढ़ा हुआ है, दिमाग अस्थिर भी रहता है, इस स्पीड में भी चलता है, दिमाग में बैठती हैं बातें ज़्यादा। तो प्रयास करिए कि लास्ट तक एक टाइम आकर, नहीं भी आइए तो ऑनलाइन पढ़ते रहिए भाई। यही एक चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आपका, लास्ट में जो चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद जो चैप्टर आएंगे उसमें छांट छांट के पढ़ना रहता है, लेकिन यही आपका 1 या 2 क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। देखिए आपका, हम बता रहे थे आपका पैरा, देखिए आपका ये पैरा 228 बताया जा रहा था अभी, भाग ग्राम अपराध नोटबुक का भाग 5 हिस्ट्री सीट। तो हिस्ट्री सीट है क्या, ये जो है बिचुअल अफेंडर होते हैं, आभ्यासिक अपराधी होते हैं, उनके व्यक्तिगत अभिलेख हैं, रिकॉर्ड हैं, और इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग ए, याद रखिए कौन कौन आते हैं, तो डकैत आते हैं, सेंध मारने वाले, बस चोर, और रेलवे मालगाड़ी से डिब्बा चुराने वाले और इनके दुष्प्रेरक। इनसे आशा की जाती है कि ये अपने रास्ते में क्या लाएंगे, सुधार। और इसके अलावा जितने हैबिचुअल अफेंडर हैं, उन्हें वर्ग बी में रखा गया है, और ये आशा की जाती है कि जो वर्ग बी में आएंगे वह सुधार के योग्य हैं कि अयोग्य है, अयोग्य है। अब आइए, दोनों का जो नाम पता रहेगा एक ही में रहेगा, लेकिन जो वर्ग ख का होगा उसके नाम के नीचे लाल स्याही से क्या किया जाएगा, अंतर। यानी कि कौन वर्ग ख में आता है, जो सुधार के योग्य नहीं है, लाल
आपका रूल से क्या बना दिया जाएगा, चिन्ह, ताकि दिखता रहे आपका। जैसे आप लोग हेडलाइन करते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखना है, तो पुलिस वाले भी हेडलाइन डाल देंगे कि ये हैबिचुअल है, सुधार के योग्य नहीं है, इसकी सर्विलांस यानी कि निगरानी या देख रेख कब तक करनी है, जीवन भर करनी है। अब जो पूछा जाता है पैरा 228 अभी समाप्त नहीं हुआ कि वर्ग चेंज करना, यानी कि क्या वर्ग के अपराधियों को वर्ग ख में कन्वर्ट किया जा सकता है, और क्या वर्ग ख के अपराधियों को वर्ग क में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। ये जो क्वेश्चन बनता है टेक्निकल थोड़ा बनता है, और कन्वर्ट किया जाता है तो किसके आदेश से कन्वर्ट किया जाएगा, किसकी स्वीकृति से किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा। तो परिवर्तित किसकी स्वीकृति से किया जाएगा, तो पुलिस अधीक्षक। अब किस वर्ग का किस वर्ग में किया जा सकता है, अब बेयर एक्ट देखिए, टेक्निकल थोड़ा क्वेश्चन है, देखिए आपका ख वर्ग की कोई हिस्ट्री सीट वर्ग क की हिस्ट्री सीट में बदली नहीं जा सकती, यानी कि जो वर्ग ख में व्यक्ति आते हैं उनको वर्ग क में रखा जा सकता है कि नहीं, नहीं रखा जा सकता। यद्यपि ख वर्ग के हिस्ट्री सीट के विषय डकैत, सेधमारी, बस चोरी या रेलवे मालगाड़ी के डिब्बे से चोरी करने के व्यसनी पाए जाएं, क वर्ग तथा ख वर्ग दोनों के लिए निगरानी आपका पैराग्राफ 238 के अंतर्गत उसके लिए लागू नहीं होगी। वर्ग क की हिस्ट्री सीट की दशा में मनुष्य के विविध अपराध का अपराधी होने के कारण उसकी हिस्ट्री सीट वर्ग ख की हिस्ट्री सीट में परिवर्तित की जा सकती है। तो एक लाइन अलग से लिख लीजिए, तो इतना उलझाव दे दिया है कि मुश्किल है पढ़ना भाई। वर्ग क की हिस्ट्री सीट वर्ग ख में कन्वर्ट हो सकेगी एसपी की स्वीकृति से। दो लाइन लिख लीजिए, तो वर्ग क की हिस्ट्री सीट, दो लाइन लिखिए केवल यहाँ, वर्ग क की हिस्ट्री सीट वर्ग ख में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति से। यहाँ भी पूछ सकता है किसकी स्वीकृति, डीएम की, पुलिस अधीक्षक की, राज्य सरकार, तो किसकी स्वीकृति से, एसपी के। अगला लिखिए, वर्ग ख की हिस्ट्री सीट वर्ग क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। वर्ग ख की हिस्ट्री सीट वर्ग क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, बदली नहीं जा सकती। पूरा जो इतना लाइन लिखा है उसका मतलब बताया गया, एक लाइन बस याद रखना है। अब आइए आपका 229 भाग 6, आप ग्राम अपराध नोटबुक का भाग 6 में हिस्ट्री सीट का वर्गीकरण से संबंधित नियम दिए गए हैं। तो आखिर कह सकते हैं कि किस आधार पर हिस्ट्री सीट को दो वर्गों में बांटा गया है, ये भी पूछ सकता है। तो लगातार बताया जा रहा है इस आधार पर बांटा गया है कि आपका कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधार के योग्य हैं, अपने आचरण में सुधार ला सकते हैं, और कुछ लोग सुधार के अयोग्य हैं, अपने रास्ते में सुधार नहीं ला सकते। यही मुख्य आधार हैं। तो जो सुधार ला सकते हैं उनको वर्ग ए में रखा गया है। वे लोग माने गए हैं डकैत, बस चोर, सेंध लगाने वाले, मालगाड़ी डिब्बे से रेल के मालगाड़ी डिब्बे से सामान चुराने वाले, और इसके अलावा जितने हैं वह वर्ग बी में रखे गए हैं। और वर्ग बी में माना जाता है
कि ये अपने रास्ते में सुधार नहीं लाएंगे। तो ये भी वर्गीकरण का नियम पूछा जाता है, ये आप सुधार का रास्ता पर बताइएगा, पूछ सकता है ये भी। अब आइए 230 पैरा देखा जाए। हिस्ट्री शीट को तारांकित करना, स्टार लगाना। आपका यदि वर्ग क का हिस्ट्री शीट आपका कह सकते हैं का विषय इतना खतरनाक और दुर्दांत विचार किया गया है कि वह अपने वर्ग के व्यक्तियों की सामान्य निगरानी की अपेक्षा अधिक सुरक्षित निगरानी की अपेक्षा करता है, तो वह अधीक्षक के आदेश द्वारा तारांकित किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग क का अपराधी हैं और आभासिक अपराधी हैं, लेकिन दुर्दांत और खतरनाक हैं, तो एसपी साहब के आदेश द्वारा उसके नाम के आगे क्या लगा दिया जाएगा, स्टार या तारा। अब यह है कि तारा लग गया, वर्ग क के लोगों में तारा लगाना है कि वर्ग ख के, ये भी पूछ सकता है। तो ख वर्ग में हिस्ट्री शीट जो आते हैं उसमें स्टार नहीं लगाना है, किस में लगाना है, वर्ग क में। तो जब वर्ग क में तारा लग गया, इसका मतलब क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो इस तारांकित किसके आदेश से किया जाता है, ये याद रखिए, किसके आदेश से पूछ सकता है, पुलिस अधीक्षक। अगला देखिए, इसमें यहाँ पुनः यह तथ्य कि एक हिस्ट्री शीट व्यक्ति को तारांकित किया गया है अनिवार्यतः केवल यह सूचित करता है कि वह अधिक काल तक निगरानी के अंतर्गत रखा जाएगा। इसका मतलब कि उसकी देख रेख आपका ज़्यादा समय तक करनी है कि कम समय तक करनी है। तो तारा लगा दिया गया तो क्या करनी है, ज़्यादा समय तक। अब कितने समय तक होगी ये आगे बताया जाएगा, ये नहीं कि यहीं समाप्त हो गया। देखिए अगला आपका देखा जाए, पैरा 231 हिस्ट्री शीटर की निगरानी की समय सीमा, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। अब हिस्ट्री शीटर पहले बंटवारा कर लीजिए। एक तो वर्ग ए वाले, फिर वर्ग ए वाले ऐसे व्यक्ति जिनके नाम के आगे क्या लग गया, स्टार, और दूसरा वर्ग बी वाले। तो तीन प्रकार के अब हिस्ट्री शीटर हो गए, मैंने अपने वो बताने के लिए बंटवारा किया गया। एक वर्ग क, दूसरा वर्ग ख, और तीसरा वर्ग क में जिसके नाम के आगे क्या रख दिया गया, स्टार। अब तीनों का अलग से एक एक लाइन बनाकर लिख लेना चाहिए कि कितने दिनों तक सर्विस लांस होगा, देखभाल इन मैंने निगरानी की जाएगी, इन पर नज़र रखी जाएगी। तो समय अलग अलग बनाकर लिख लेना अच्छा रहता है। सबसे अच्छा तरीका है कि 3 पॉइंट बना लीजिए, वर्ग ए, वर्ग बी और वर्ग ए के ऐसे अपराधी जिन पर क्या लग गया है, नाम के आगे स्टार। अब देखिए बैरक की भाषा भाई, वर्ग क के हिस्ट्री शीट के विषय जब तक वे तारांकित नहीं हैं, 2 लगातार वर्षों तक निगरानी के अंतर्गत रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टार नहीं लगाया गया है, व्यक्ति वर्ग ए में आता है, तो अधिकतम निगरानी आपका कितने दिनों तक उसकी हो सकती है, पुलिस कितने दिनों तक उसको देख रेख करेगी, कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है। तो बना लीजिए, वर्ग ए का अपराधी है, स्टार नहीं लगा है, तो अधिकतम कितने दिनों तक निगरानी, 2 साल। यही पूछा जाता है, स्टार नहीं लगा है। अगला देखिए, जिसका कोई भाग उसने जेल में न बच, जब वर्ग क के हिस्ट्री शीट व्यक्ति का नाम तारांकित नहीं किया गया है, संज्ञेय अपराध के लिए कभी दोष सिद्ध नहीं किए गए हैं, या जेल में कभी ये लोग नहीं रहे हैं, या अपराध के संदिग्ध नहीं रहे हैं, अथवा जिन्होंने 2 लगातार वर्षों तक संदिग्ध परिस्थितियों में स्वयं को अनुपस्थित किया है, तो उनकी निगरानी भंग कर दी जाएगी।
आपका ये भी याद रखिए। अब आइए वर्ग क का ऐसा व्यक्ति जिस पर तारा लगा है स्टार तो यहाँ अधिकतम न मार दीजिएगा, इसकी निगरानी कम से कम 2 वर्ष होगी ही। बस यही पॉइंट पकड़ना है। वर्ग ए में पूछा जो जाता है अंडरलाइन कर लीजिए। अगर वर्ग ए का अपराधी है स्टार नहीं लगा है तो अधिकतम कितने साल तक निगरानी हो सकेगी? 2 साल। और वर्ग वर्ग ए में आता है या क में और स्टार एसपी के आदेश से लग गया तो कम से कम कितने दिन निगरानी होगी? 2 साल। अधिकतम समय नहीं दिया है, उसके बाद भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना? 2 साल। लेकिन ये किसके लिए? जो वर्ग ए में आते हैं और जिनकी क्या हो गई और जिनके आगे क्या लगा है? स्टार। आगे देखिए, इसके बाद आपका जो पूछा जाता है कि 232 पर आ जाइए। वर्ग ख की हिस्ट्री शीट को तारांकित करना आवश्यक नहीं है तो किसको तारांकित करना जरूरी नहीं है? वर्ग ख के हिस्ट्री शीट वालों को। और इनकी निगरानी अच्छे से याद रखिए। आपका इनकी निगरानी कब तक की जाएगी सामान्यतः? तो अच्छे से याद रखिए, जब तक कि इनकी मृत्यु न हो जाए। यही पूछा जाता है। तीनों एक बार बना लीजिए, फिर एक बार गलती यहीं से होगी। वर्ग ए का हिस्ट्री सीट अगर तारांकित नहीं है तब ऐसी दशा में अधिकतम कितने दिन तक निगरानी? 2 साल। स्टार लग गया तो कम से कम कितना साल? 2 साल। और वर्ग बी में जो सुधार के अयोग्य हैं उनकी निगरानी कब तक? जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए। ये याद रखिए तीनों पॉइंट। अगला देखिए आपका हिस्ट्री शीट को नष्ट करने हेतु आदेश देने का पुलिस अधीक्षक का अधिकार। यहाँ भी पूछा जाता है 233 की हिस्ट्री शीट को नष्ट करने का आपका कौन आदेश दे सकता है? पुलिस अधीक्षक आदेश दे सकता है। आपका कह सकते हैं तो हिस्ट्री शीट व्यक्तिगत अभिलेख हैं। आपका हिस्ट्री शीट सामान्यतः नष्ट नहीं की जाती। हिस्ट्री शीट नष्ट नहीं की जाती सामान्यतः। हाँ, ये है कि निगरानी रोक दी जाती है, यानी कि सर्विलांस क्या किया गया? रोक दिया गया। लेकिन हिस्ट्री शीट एक अभिलेख है, वह बनी रहती हैं आपका। लेकिन एसपी दे सकते हैं आदेश कि आप क्या किया जाए? आपका इनको नष्ट किया जाए, क्योंकि रजिस्टर छोटा है और नाम क्या है लोगों का बड़ा। और अगर हिस्ट्री शीट वाला व्यक्ति मर गया तब नष्ट करने का आदेश दिया जाता है कि जब मर गया तो इसका पूर्व चरित्र का कोई मतलब नहीं। तो बस नाम याद। हिस्ट्री शीट कभी रद्द नहीं होती सामान्यतः, बस निगरानी क्या होती है? बंद होती है। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है 236 पैरा आ जाइएगा। हिस्ट्री शीट की निगरानी का तरीका। यहाँ यही आपका केस याद रखना है। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का 236 में अंडरलाइन कर लीजिए। पैरा 236 में जो केस याद रखना है, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें क्या हुआ था कि खड़क सिंह एक डकैत था और डकैती अब छोड़ दिया था, सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था और इसका नाम वर्ग ख में था। यानी कि इसकी निगरानी कब तक करनी है? जब तक कि डकैत मर न जाए। तो पुलिस वाले क्या काम करते थे कि रात में कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे इसके घर जाकर दरवाज़ा खटखटाते थे और ये चेक करते थे कि यह घर में है कि कहीं डकैती करने गया है। तत्पश्चात आपका वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये तो मेरी राइट टू प्राइवेसी, निजता, एकांतता या प्राइवेसी का क्या है? हनन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगरानी करना तो आप घर के बाहर रहिए,
चारों तरफ अपना सादा ड्रेस में रहिए या कहीं रहिए कि बार बार उसका दरवाज़ा खटखटा के चेक करेंगे, तो निगरानी ये नहीं है कि बार बार दरवाज़ा खुलवा के देखिए। हाँ, आप गेट के बाहर गुप्त रूप से खड़े रहिए और कहाँ जा रहा है पीछा करिए, कौन आ रहा है मिलना देखिए। ये निगरानी का तरीका है। आप सोशल मीडिया से पीछा करिए, ये तरीका है। लेकिन ये क्या कि रात में सो रहा है तो आप दरवाज़ा रोज खटखटाइए और नींद में क्या डालिए खलल, ये निगरानी का तरीका। तो निगरानी कैसे की जाएगी, अब इसका तरीका बताया गया है 236 में। तो खड़ा सिंह का केस भी याद रखना निगरानी के तरीके पर। देखिए, ये बता दिया जाए एक बार। पुलिस अधीक्षकों के इस अधिकार की प्रतिकूलता के बिना कि कोई विधिक उपाय प्रयोग में लाया जाए, जैसे कि स्थल पर शरण देना जिसमें वे पाए जाएं, वे विशिष्ट मोहल्लों में अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में संदिग्धों से संपर्क रख सकते हैं। अधिकांश व्यवहारिक प्रयोजन के लिए निगरानी निम्नलिखित एक या अधिक उपायों को समाविष्ट करेगी। तो कैसे कैसे देख रेख करेंगे कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, किससे बतिया रहा है और आपका किससे बात कर रहा है और किसके मिल रहा है। तो पहला तरीका है, संदिग्ध व्यक्ति के घर अथवा घर तक जाने वाले रास्तों की गुप्त नाकाबंदी कर दीजिए, यानी कि गुप्त नाकाबंदी करिए जो उधर जा रहा है। दूसरा, सब इंस्पेक्टर के पद से कम न होने वाले अधिकारियों द्वारा विस्तृत आवधिक जांच की जाए, यानी कि उसके साहचर्य, प्रतिष्ठा, आदत, आय, व्यय, व्यवसाय के बारे में आपका सब इंस्पेक्टर समय समय पर क्या करें, जांच करें। गतिशील होने पर का मतलब कि ऐसा अपराधी कहाँ घर से गया है तो घर से अनुपस्थित होने, और गतिशील होने पर कांस्टेबल और चौकीदार द्वारा क्या किया जाए, थाने पर रिपोर्ट दिया जाए कि ये आपका हिस्ट्री सीटर था और घर से क्या हो गया है, फिलहाल गायब, कहाँ गया है। जांच की पर्चियों द्वारा गमनों तथा अनुपस्थितियों का सत्यापन किया जाए। कहाँ जा रहे हो, पर्ची कटवा कटवा के जाओ भाई कि हम इतने दिन की देर के लिए जा रहे हैं। आचरण से संबंधित सभी सूचनाओं को संग्रह किया जाए, लिखा जाए, यानी कि उसका कंडक्ट लिखा जाए। ये तरीका नहीं है कि घर पे क्या किया जाए, बार बार जाकर चेक किया जाए रात में। भाई आप बाहर रहिए, बाहर रह के खड़े रहिए, आपका देखते रहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसा हिस्ट्री सीटर कहाँ जा रहा है, कौन मिलने आया, कौन नहीं मिलने आया, ये देखिए। आपका खड़क सिंह के केस में यही कहा गया। तो इसके बाद आपका जो पूछा जाता है, आइए आगे देखा जाए। पैरा 240 आता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। पैरा 240, हिस्ट्री सीट खोलने का नियम। तो अगर एक बार जब निगरानी बंद हो जाती है, हिस्ट्री सीट खोलना का मतलब निगरानी पुनः शुरू कर देना। हिस्ट्री सीट कभी नष्ट नहीं की जाती सामान्यतः। हिस्ट्री सीट खोलना का मतलब ये रजिस्टर खोल देना, यानी कि निगरानी पुनः क्या कर देना, प्रारंभ कर देना। तो जब सरकारें बदलती हैं तो ज़्यादातर जो अपराधी पार्टी के विरोधी दल के रहते हैं उनकी फाइलें क्या की जाती हैं, खोल दी जाती हैं, और जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसकी फाइल क्या होती है, बंद हो जाती है। तो आपका दो याद रखिए, यही क्वेश्चन बनता है। पैरा 240 से दो क्वेश्चन बनते हैं कि हिस्ट्री सीट खोलने के नियम किस पैरा में है। तो 240 हिस्ट्री सीट खोलने का मतलब क्या हुआ, तो निगरानी पुनः क्या कर देना, प्रारंभ। तीसरा क्वेश्चन, हिस्ट्री सीट किसके आदेश से खोली जाती है, पूछा गया है किसके आदेश से, पुलिस अधीक्षक। और आधार जरूर याद रखिए, हिस्ट्री सीट कितने आधारों पर खोली जा सकती हैं, दो आधारों पर। एक, या तो संदेह उत्पन्न हो गया, या दोष सिद्धि, या दोष मुक्ति। अब मॉडल देखिए,
हिस्ट्री सीट खोली जा सकती है संदेह पर, दोष सिद्धि पर, दोष मुक्ति पर, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। यानी कि अगर न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया तब भी पुलिस चाहे तो उसकी हिस्ट्री सीट क्या कर सकती है? खोल सकती हैं। सजा दिया, जेल से घर आया, सजा काट के तब भी खोला जा सकता है। और संदेह उत्पन्न हो गया कि लग रहा है कि फिर से ये पुराना रवैया क्या किया है, अपना लिया है, तो खोली जा सकती है कि नहीं? खोली जा सकती, लेकिन किसके आदेश से? एसपी के। फिर हम बता रहे हैं यही क्वेश्चन बनता है, हिस्ट्री सीट खोलने के नियम किस पैरा में? 240 में। किसके आदेश से खोला जाएगा? एसपी के। किन किन आधारों पर? तो दे देगा संदेह पर, दोष सिद्धि पर या दोष मुक्ति पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो दो ही ऑप्शन दिया है, दोनों तो दोनों, और तीन में बना दे तो क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। ये बस एक लाइन याद, यही क्वेश्चन आता है। अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका स्लिप उलिप, हाँ, एक्टिव लिस्ट आपका 242। आपका एक्टिव लिस्ट या हिस्ट्री सीट खोलने के मार्गदर्शन हेतु सिद्धांत दिए गए हैं 242 में। आपका 243 पूछी जाती हैं, लिखिए भाई। 243 पूछी गई है, किशोर दोष सिद्ध अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोलना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या किशोर अपराधी जो है हैबिचुअल, क्या उनकी हिस्ट्री सीट खोली जा सकती है कि नहीं? यानी कि क्या उनका नाम हिस्ट्री सीट में रखकर निगरानी की जा सकती है कि नहीं? की जा सकती है, लेकिन थोड़ा क्या बरतना चाहिए? सावधानी। क्यों? क्योंकि पूरी जवानी बाकी है और सावधानी नहीं बरते तो करियर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो सकता है। अतः ऐसी दशा में खोली, तो यह पूछा गया खोली जा सकती हैं कि नहीं? अवयस्क खोली जा सकती हैं, लेकिन पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये न हो कि आगे उसको नौकरी इत्यादि में क्या हो? दिक्कत। दुर्दांत है तो खोला ही जा सकता है। पैरा याद रखिएगा, पैरा आपका 243। इसके बाद आपका 244 छोड़ दीजिए, फ्लाई सीट 245 पूछा जाता है। फ्लाई सीट क्या है? तो पैरा 245 में है, फ्लाई सीट मतलब आपका उड़न सीट, उड़न क्या उसको बोलते हैं, तस्तरी होती है ना। तो फ्लाई सीट देखिए इसमें क्या है, बस एक लाइन पैरा याद रखना है, फ्लाई सीट 245। फ्लाई सीट का मतलब कि जो पुलिस वाले आपका गश्त पर निकलते हैं मने इलाके में, तो उनको एक डायरी दी जाती है और उस डायरी में उस इलाके में जितने हिस्ट्री सीटर हैं उनका नाम, पता इत्यादि क्या रहता है? दर्ज रहता है। उसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे? फ्लाई सीट। तो फ्लाई सीट किसको दी जाती है? तो उस इलाके में गश्त लगाने वाले पुलिस वालों को, जिसमें कि हिस्ट्री सीटरों का क्या रहता है? नाम पता। वहीं पॉकेट डायरी दे दी जाती है कि रखे रहो, और जब भी जाना इलाके में तो इनके घर के आसपास एक बार क्या करना? जरूर घूम लेना, क्योंकि ये क्या है? आपका बैड करेक्टर वाला है, हिस्ट्री सीटर है, कहीं कोई बवाल ववाल तो नहीं किया कि क्या कर रहा है। इसको फ्लाई सीट कहते हैं, याद रखिए। गश्त लगाने वाले पुलिस वालों को दी जाती है और जिसमें क्या रहता है? हिस्ट्री सीटरों का नाम। अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका जो पूछा जाता है ये 249, हिस्ट्री सेट इंडेक्स रजिस्टर। हिस्ट्री सेट इंडेक्स रजिस्टर आपका, तो ये प्रत्येक थाने के हलके में हिस्ट्री सीट व्यक्तियों की दो सूची होती हैं। ए तथा बी वर्गों में प्रत्येक के लिए एक सूची होगी।
यानी कि इंडेक्स रजिस्टर का मतलब ये हुआ कि थाने में जो हिस्ट्री सीटरों की लिस्ट रखी गई है, किस इलाके के कितने हिस्ट्री सीटर हैं। बस आपका पैरा पूछ सकता है 249। इसके बाद आपका गोपनीय रखा जाएगा हिस्ट्री सीट को, भाई कोई देख ना पाए। इसके बाद आपका 253 गिरोह पंजिका में प्रविष्टि करना। तो 253 गैंग रजिस्टर हैं। इस रजिस्टर में भी जो संगठित अपराध करते हैं उनका नाम पता इत्यादि रहेगा, और पुलिस फार्म संख्या 45 में। इसके बाद आपका इधर कम चांस रहता है, इधर जांच पर्ची नहीं पूछा जाता, इधर भी आपका 276। आ जाए आपका अध्याय 21 देखा जाए। अध्याय 21 से भी कम ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, अध्याय 21 से भी कभी क्वेश्चन बना नहीं है। आदेशिकाओं का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेज, यानी कि आदेशिका जो जारी की गई हैं उसका निष्पादन कैसे किया जाएगा। तो पैरा 277 आपका ये बताता है कि सीआरपीसी की धारा 431 के अधीन जुर्माने का वसूल किया जाना। तो अगर जुर्माना वसूलने का आदेश दिया गया है तो वह वसूला जाएगा, और कहीं कोई ये नहीं है कि इस रकम को कैसे वसूला जाएगा। तो बस एक लाइन, जिस प्रकार जुर्माना वसूला जाता है उस रकम को उस प्रकार क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। इधर ये आप चैप्टर छोड़ सकते हैं भाई, वसूल कर कोष में जमा करिए। 281 एक अंडरलाइन करिए, पूछ सकता है भाई आपका। इस चैप्टर में एक पैरा पढ़िएगा केवल, 281। देखिए, असंज्ञेय अपराध के मामलों में गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन। पहले सीआरपीसी देखिए, उसके बाद तो आपका देखा जाए। सीआरपीसी की धारा 2L में असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस परिभाषित है। असंज्ञेय अपराध का मतलब ये हुआ कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, नहीं नहीं कर सकती। पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये असंज्ञेय अपराध हैं 2L में। लेकिन सही नाम और पता जानने के लिए धारा 42 के तहत ऐसे मामलों में भी पुलिस वारंट के बिना क्या कर सकती है, गिरफ्तार। दूसरा मॉडल। तीसरा मॉडल यह है कि अगर असंज्ञेय मामलों में किसी को गिरफ्तार करना है तो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा, तभी वह व्यक्ति गिरफ्तार होगा। वहीं समय याद रखना है कि अगर मजिस्ट्रेट ने असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और 6 सप्ताह के अंदर पुलिस ऐसे वारंटी को गिरफ्तार नहीं कर पाती तो मजिस्ट्रेट को वारंट क्या करे, लौटा दे, यानी कि आपका वापस कर दे, लौटा दे। तो वही समय याद रखना है, कितने सप्ताह तक अगर ये निष्पादन नहीं होता तो पुलिस ऐसे वारंट को लौटा सकती हैं। आपका कह सकते हैं कि न्यायालय को आपका लौटाना चाहिए। तो 6 सप्ताह अंडरलाइन करिए। वही समय पूछा जा सकता है, कितने सप्ताह, 6 सप्ताह, यानी कि 42 दिन। 42 दिन में अगर असंज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई वारंटी को, तो वह वारंट को किसको रिटर्न कर देना चाहिए, न्यायालय को। इसके बाद आ जाइए अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज, अध्याय 22 आ गया। इसमें भी आपका ये
283 छोड़ दीजिएगा, 84 भी, 85 भी, 86 भी नहीं पूछी जाती आपका। इसमें जो आपका पूछा जाता है 287 आइए, प्रत्येक थाने में सूचना पट का लगाया जाना, यानी कि ज़्यादातर चांस 288 का रहता है। थाना कार्यालय की दीवार पर थाना क्षेत्र का नक्शा लगाया जाना। तो कल इसको बताया जाएगा भाई, आपका जीडी सीडी आ जाएगी। इसके बाद अकाल, देखते हैं कल भी आपका प्रयास करते हैं 100-150 पैरा कल खींचा जाए मेन मेन। यानी कि आपका आज भी काफ़ी हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि भाई इतना तैयार भी करना चाहिए। अब 100 आज आपका ज़्यादा पैरा हो गया, इसमें शक नहीं है। और मेन मेन पैरा ही तैयार रखिए, जैसे कि ये हमने एक पैरा बताया इस अध्याय में, इसी प्रकार अगले अध्याय में बस जीडी सीडी और जीडी कैसे लिखी जाएगी, कौन मंगा सकता है, यही सब 10 8 7 8 पैरा में तैयार करना है। तो कल क्लास चलेगा भाई आपका।